प्यारे बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का सेशन कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है और उनके लिए बहुत ही बेहतरीन मॉडल पेपर यहाँ पर आज हल कराएंगे। कौन सा विषय? विज्ञान का, वो भी परीक्षा 2026 की वार्षिक परीक्षा का। तो देखिए, सब नियम तो आपको पहले से पता, हर वीडियो में बताया गया, आपने बार बार उसको पढ़े, तो उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। बस इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको हर एक प्रश्न का आंसर जल्दबाजी में ही देना है, बल्कि समझ के और आराम से इसको देना है, वो भी सही सही। तो चलिए फिर देखते हैं पहले प्रश्न का आंसर आपके क्या है। एक वस्तु एक समान वेग से चल रही है। कैसे चल रही है? समान वेग से चल रही है, उसका त्वरण क्या होगा? अब देखिए, समान वेग क्या, कि जैसे आप मान लीजिए किसी वाहन में जा रहे हैं या मोटरसाइकिल चला रहे हैं, जब बैठे हैं तो आप उसका स्पीड मीटर देखिए, और जब तक वो स्पीड मीटर की जो सुई है किसी एक पॉइंट पर फिक्स रहती है, तब तक उसका वेग समान रहता है। बात समझ में आ गई? यदि वो कहीं चेंज होने लगती है तो उसका वेग बोले या हम कहते हैं चाल, उसकी क्या हो रही है? बदल रही है। तो यहां पर जो बात की गई है, समान वेग से चल रही है, तो उसका त्वरण बताइए। ऑप्शन दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और तीसरा दिया है 0, और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो त्वरण की परिभाषा ही क्या है? क्या परिभाषा है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या बोलेंगे? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो जब परिवर्तन हुआ ही नहीं, लगातार जो है उसका जो संकेतांक है या बोले सुई है उसकी, वो फिक्स है एक निश्चित पॉइंट पर, तो परिवर्तन कहां से हुआ? जब परिवर्तन नहीं हुआ तो त्वरण नहीं लगा, यानी ऑप्शन नंबर यहां पर थर्ड सही हो जाएगा। और ये जो 9.8 और 10 लिखा हुआ है, ये स्मॉल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान है। कहीं पर आपको ये भी लिखा मिलेगा और कहीं पर यह भी लिखा मिलेगा, वो अलग बात हो गई। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन दिया है, निम्न में से सदिश राशियां कौन है, वो आपको बताना है। तो देखिए भाई, सदिश राशि क्या होती है? वे भौतिक राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए, निरूपित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। अब यहां पर यह बात करी है कि सदिश राशि नहीं है, इस तरह के प्रश्न विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो विस्थापन क्या है? ये सदिश राशि है। त्वरण ये भी सदिश राशि है, और चौथा ऑप्शन जो लिखा है वेग, ये भी सदिश राशि है, लेकिन दूरी जो है वो सदिश राशि नहीं है। इस तरह से यहां पर ऑप्शन तीसरा यानी थर्ड नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया हुआ है, गतिमान पिंड के चाल समय ग्राफ के ढलान से हमें क्या मिलता है, क्या पता चलता है, किसकी जानकारी होती है? कि गतिमान पिंड के चाल समय, ये ग्राफ खींचा गया है चाल और समय में, तो उसका जो ढलान है वो क्या प्रदर्शित करता है? ठीक है, तो क्या प्रदर्शित करेगा? चाल को प्रदर्शित करेगा? बिल्कुल नहीं प्रदर्शित करेगा। वेग को ये भी नहीं करेगा, दूरी को भी नहीं प्रदर्शित करेगा, लेकिन उसका जो ढलान है, जो स्लोप है, वो त्वरण को इंडिकेट करेगा। ठीक है, ढलान उसका बढ़ रहा है तो त्वरण है, ढलान घट रहा है मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा तो मंदन हो रहा। ठीक, चलिए वो बात अलग हो गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। बल का मात्रक क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है, सब लोगों को पता है, बस देरी है कमेंट बॉक्स में आंसर पास करने की। तो बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक यदि आपको मालूम है, याद है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम सूत्र यहां लिख देते हैं। क्योंकि यदि आपको सूत्र पता है, किसी भी भौतिक राशि का फॉर्मूला पता है, तो आप मात्रक आराम से निकाल लेते हैं। यहां पर m का मतलब हो गया किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
क्या होता है मात्रक? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन मिला लीजिए क्या है, ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये तो त्वरण का मात्रक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक है, ये बल का मात्रक नहीं है। मीटर प्रति सेकंड ये चाल का मात्रक है। किसका मात्रक है? चाल का मात्रक है। और ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी सामने लिखा हुआ है वही मात्रक है। किसका? बल का। अगला क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या कह रहा, बल का आवेग क्या कहलाता है, इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन बताया पहला ऑप्शन, तो न्यूटन नहीं होता तो बल का मात्रक होता है न्यूटन मीटर, ये तो कार्य का मात्रक होता है। और न्यूटन सेकंड जो है वो होता है आवेग का मात्रक। क्यों? क्योंकि बल का आवेग जो सूत्र बनता है वो होता है F इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब समय में परिवर्तन। इसकी परिभाषा क्या होती है? यदि किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए बल लगा होता है तो वो बल और समय का जो गुणनफल होता है वो बल का आवेग कहलाता है। चलिए, तो इस तरह से यहां पर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सेकंड नंबर, न्यूटन सेकंड। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6, आपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या है? पहला ऑप्शन दिया है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, नहीं होता है। किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब ये घनत्व का मात्रक होता है, आपेक्षिक घनत्व का नहीं होता है। अगला नंबर है मीटर, ये तो दूरी का मात्रक है भाई, इसका मात्रक कोई नहीं होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आपेक्षिक घनत्व होता है अनुपात। क्या होता है? अनुपात, इसलिए उसका कोई मात्रक नहीं होगा। कहीं भी कोई अनुपात होगा तो उसका कोई मात्रक होता ही नहीं है। चलिए आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? कौन सी बात है जिस पर गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है? ठीक है, अब आ जाइए ऑप्शन देख लेते क्या है। उनके बीच की दूरी पर, तो ऐसा करते हैं हम फार्मूला ही उतार लेते हैं। क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सूत्र। आप कहते हैं सर ये सूत्र पढ़ा है, वो क्या है? F इक्वल कैपिटल G m1 m2 अपान r स्क्वायर। क्या सूत्र बनता है? F इक्वल कैपिटल G m1 m2 अपान r स्क्वायर। इसी से मैच कर लीजिए कि भाई ये जो है F किस पर निर्भर करेगा। तो पहला नंबर दिया है उनके बीच की दूरी, तो बिल्कुल निर्भर करेगा, क्योंकि F समानुपाती 1 अपान r स्क्वायर पढ़ा है आपने। दूसरा, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर, तो ये पहली कंडीशन होती है F समानुपाती m1 और m2। तीसरा नंबर, गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर, तो ये देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक वैसे तो ये कांस्टेंट है, इसका मान फिक्स है, लेकिन हम ये तो कह सकते कि इस पर ही निर्भर कर रहा, इसका भी इसमें मान शामिल किया जाता है। बात समझ में आई? क्योंकि इसको नाम दिया गया है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, कि इसके मान में कोई चेंजिंग होती ही नहीं है। कैपिटल जी का मान उतना ही लिखा जाता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। चलिए वो बात अलग होगी। तो इसका मतलब ये हुआ, ये तीसरा भी ऑप्शन नहीं सही है। उनके द्रव्यमानों के योग पर, कहीं द्रव्यमानों का योग इसमें नहीं आ रहा है, यानी कि इनके द्रव्यमानों के योग पर ये डिपेंड नहीं करता है कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर जो राइट आंसर होगा, यानी कि सही उत्तर कौन है? ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए यहां से हम एंट्री करते हैं रसायन विज्ञान में। जैसा कि तुमको सब लोगों को पता है कि भैया यहाँ पे 7 क्वेश्चन जो हैं वो भौतिक विज्ञान से हैं, और अगले जो क्वेश्चन आते हैं भौतिक विज्ञान के बाद वो रसायन विज्ञान के होते हैं। अब रसायन विज्ञान में पहला क्वेश्चन कौन है वो आपको बताना है।
पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि तापमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या है, यानी इंटरनेशनल यूनिट क्या है। ठीक है, तापमान के लिए इंटरनेशनल यूनिट क्या है, अंतरराष्ट्रीय मात्रक। सेल्सियस दिया है, केल्विन और फ़ारेनहाइट लास्ट में दिया है। उपरोक्त सभी यानी सब ये इंटरनेशनल यूनिट है। तो तापमान का इंटरनेशनल मात्रक क्या है, जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में पास करिएगा। आंसर क्या होता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 या फिर 4 नंबर। तो देखिए इसका राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, केल्विन। कितना होता है, केल्विन। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन द्रव्य नहीं है। कौन द्रव्य नहीं है ये आपको बताना है। तो जरा भाई कमेंट बॉक्स में आंसर पास करिएगा। कांच, लकड़ी, वायु और प्रकाश द्रव्य नहीं है, ये आपको बताना। नहीं, नहीं वाले प्रश्न को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो बताइए भैया कौन सा इसमें द्रव्य नहीं है। ठीक है, तो बताइए, आंसर पास करिए जल्दी से। तो द्रव्य कौन नहीं होते हैं, जो स्थान नहीं करते हैं, उनका कोई भार नहीं होता है। ठीक, तो वही द्रव्य नहीं होते हैं। तो इसमें जरा ऑप्शन देखिएगा, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, पहला तो गलत हो गया, ये द्रव्य है। लकड़ी भी द्रव्य है क्योंकि इसका भी भार है, ये भी स्थान घेरती है। वायु में भी ऐसा है, वो अलग बात है कि वायु का भार कम होता है, लेकिन ये तो नहीं कि वायु का भार शून्य होता है। प्रकाश, हाँ, चौथा ऑप्शन जो हुआ ये प्रकाश, ये द्रव्य नहीं है। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, पेट्रोल और मिट्टी के तेल को कैसे, यानी तेल का पृथक्करण किस विधि द्वारा किया जाता है, कि पेट्रोल और मिट्टी के तेल को किस तरह से अलग करते हैं, उनके अलग करने की विधि क्या है, तरीका क्या है। पहला नंबर बताया आशवन, फिर बताया प्रभावी आशवन, वाष्पीकरण और अपकेंद्रण। ठीक है, आशवन गलत है, नहीं होगा। वाष्पीकरण भी नहीं है, अपकेंद्रण भी नहीं है। कौन सा सही है, पेट्रोल और मिट्टी के तेल को अलग किया जाता है प्रभावी आसवन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में तत्व हैं, कौन तत्व हैं ये बताना है। वायु, मिट्टी, जल और ऑक्सीजन। ठीक है, तो आंसर बताइए फिर क्या इसमें सही है भाई। निम्नलिखित में कौन तत्व है ये आपको बताना है। वायु, मिट्टी, जल और ऑक्सीजन। तो देखिए ये वायु, मिट्टी और जो जल है, ये फिर ये जो है तत्व या फिर यौगिक है। ठीक है, लेकिन नहीं, सॉरी, तत्व पूछा है, ये मिश्रण या यौगिक है। देखिए यहां पर ये वायु, मिट्टी और जल, ये मिश्रण या फिर कोई इसमें यौगिक है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, तत्व है। इसलिए यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, निम्नलिखित में तत्व पूछा है, कौन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, अगला देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है। परमाणु द्रव्यमान की इकाई बतानी है। तो यहां पर ऑप्शन दिया है ग्राम प्रति लीटर, ग्राम और किलोग्राम और कुछ भी नहीं। तो परमाणु द्रव्यमान की इकाई यू होती है एटॉमिक मास यूनिट, या फिर डेल्टा होता है। ये ऑप्शन में दिया नहीं है, इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4th, कुछ नहीं। अगला अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में और प्रवेश कर जाते हैं हम किसमें, बायोलॉजी के पार्ट में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, कोशिका में श्वसन कोशिकांग कौन है। माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, राइबोसोम और गाल्गी का है। तो कोशिका में श्वसन कोशिकांग कौन है, तो आप जो जरा राइट आंसर दीजिए, कौन सा है बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन नंबर फर्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का श्वसन कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसको एक और नाम से जानते हैं, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? यह भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, क्या किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15। पादप कोशिका की भित्ति बनी होती है किसकी? नंबर फर्स्ट, सेलुलोज की, राइबोसोम की, प्रोटीन और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइए आप लोग भाई, जरा प्रयास करिए, कौन सा है? जरा आंसर पास करिए, कौन सा है? पादप कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन है सेलुलोज, राइबोसोम, प्रोटीन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, सेलुलोज। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है? 16 दिया हुआ, जल का संवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, कैम्बियम द्वारा और पत्तियों द्वारा। तो जल का संवहन कहाँ होता है? तो पत्तियों द्वारा तो होता ही नहीं है भाई। पहले ही ऑप्शन को ट्राइस करिए और पहला ऑप्शन दिखा रहा है कौन सा? जाइलम द्वारा। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? कौन सी पेशियां जीवन भर बिना रुके बिना थके एक निश्चित क्रम में लयबद्ध होकर प्रसार और संकुचित करती रहती हैं? ऑप्शन दिया है ऐच्छिक, अनैच्छिक, कार्डिक और ये सभी जो है ऐसा करती हैं। कौन सी पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार, एक्सपेंशन और यहां पर संकुचन इनमें होता है, उनका नाम आपको बताना है। तो क्वेश्चन इसका आंसर है कार्डिक। ये जो पेशियां हैं जीवन भर बिना रुके बिना थके ये जो है अपना काम करती रहती हैं। चलिए आगे आ जाइए, फिर कौन सा नंबर है? बहुत आसान क्वेश्चन है, सबको इसमें पता होगा, बस आंसर कमेंट बॉक्स में पास करने की देरी है। एक उड़ने वाले स्तनधारी का नाम बताइए। उड़ना यानी कि जो उड़ता है, ठीक है, स्तनधारी का नाम बताइए। चमगादड़, कंगारू, समुद्री घोड़ा और कैडिना, ये है आपके 4 ऑप्शन। कौन सा सही है? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट, यानी कि चमगादड़ ये ऐसा एक स्तनधारी है इनमें जो दिया गया जो उड़ता है। क्या करता है? उड़ता है या उड़ सकता है, ऐसे ही बोल सकते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? संघ प्रोटोजोआ एक जंतु है, केचुआ, जोक, अमीबा और सर्प। तो संघ प्रोटोजोआ का जो है कौन सा जंतु है, आपको आंसर देना है। पहला ऑप्शन सही, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा है ऑप्शन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है अमीबा, ऑप्शन नंबर 3। अब आता है इस प्रश्न का, सॉरी ये जो आपका पेपर है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लास्ट नंबर क्वेश्चन 20। तरल संयोजी ऊतक कौन है? ये नाम देना है आपको। अस्थि, उपास्थि, रुधिर और स्नायु। तो एक तरल संयोजी ऊतक कौन होता है? वो है रुधिर। तो इस तरह से यहां पर ऑप्शन सही हो गया सेकंड। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और ये है वर्णनात्मक प्रश्न खंड बा में, और जो है भौतिक विज्ञान से संबंधित। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया है चाल और वेग में अंतर क्या है? तो चाल और वेग में अंतर, पहला अंतर तो है ये कि चाल है अदिश राशि और वेग है सदिश राशि। ठीक है, इसी तरह से आप इसके अंतर लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे क्या है? एक कार 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को प्राप्त कर लेती है। केवल 5 सेकंड में उसकी स्पीड जस्ट डबल हो जाती है। तो आपको बताना है एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण कितना है, बताइए। तो देखिए बेटा, ये दिया है टाइम, तो हम यहां टाइम लिख लेते हैं कितना, 5 सेकेंड। ठीक है, अब इस यहां पर यदि हम देखें
तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ, तो हम यहां पर डेल्टा वी लिख लेते हैं। डेल्टा वी कितना, 36 किलोमीटर में प्रति घंटा था और 18 घट गया, कितना हो गया, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दिक्कत यहां पर यह है कि समय दिया है सेकंड में और चाल में परिवर्तन है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको आप बदल लीजिएगा मीटर प्रति सेकंड में। तो डेल्टा वी का मान हो गया 18 गुणे 5/18। ये नंबर याद रखिएगा। चाल को किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। आप गुणा क्यों करते हैं, यदि ये दिमाग में बात आए तो इसको भी यहां पर देख लेते हैं। चाल है किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बदलना मीटर प्रति सेकंड में, तो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि किलोमीटर होता है 1000 मीटर के बराबर, और घंटे को एक सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 3600। 2 जीरो हटा दीजिएगा और 10/36 लिखिएगा, भाग करके ये 5/18 करिएगा, और यही हमने वहां पर ये जो है किया। ठीक, तो ये हो गया आपका कितना, डेल्टा वी निकल गया 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, अब हमको निकालना था त्वरण। तो त्वरण की परिभाषा क्या बनती है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो ए का मान हो गया डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। अब बोलो डेल्टा वी कितना है, 5 है, और टाइम कितना है, ये भी तो 5 है, भाग कर दीजिएगा तो कितना निकल गया, ए का मान निकल गया 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कितना निकल गया, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उतने ही समय में कार द्वारा चली गई दूरी कितनी है, तो देखो यहां पर दूरी निकालनी है। तो ये जो है, अब इसका शुरुआती वेग आप पता करिए कितना, शुरुआती वेग है 18 गुणे 5/18, बदल दीजिए यहां पे, तो ये हो जाएगा कितना, u का मान हुआ 5 मीटर प्रति सेकंड, और अंतिम वेग हुआ कितना, 36 है, 36 गुणा 5/18, ये भाग कर दीजिएगा तो कितना आएगा, v का मान हुआ 10 मीटर प्रति सेकंड, ये बन गया। एक्सीलरेशन तो आपने पता ही कर लिया था, कितना, त्वरण था 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो आप 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख दीजिएगा यहां पे। अब हमको निकालना है दूरी। तो दूरी निकालने के दो तरीके हैं, दो सूत्र हैं, कौन सा, एक बनता है s = ut + ½ at स्क्वायर। क्या लिखा, s = ut + ½ at स्क्वायर। इसमें मान डाल दीजिएगा और आंसर पता कर लीजिएगा, पहला तरीका। दूसरा v² = u² + 2as। अब दोनों सूत्र से आप इस सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। पहले वाले से निकालेंगे तो v का कोई लेना देना यहां पर नहीं रहेगा, आपको s का मान ut और a से निकल जाएगा। दूसरा जब निकालेंगे, दूसरा वाला फार्मूला लगाएंगे तो इसमें आपको u, v और a की जरूरत पड़ेगी, टाइम का यहां पर कोई रोल नहीं है। दोनों से आंसर हमारा सेम आएगा। तो ये आप चाहे इस वाले से लगाइएगा चाहे ऐसे लगाइएगा, और लगाने के बाद कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा सर सही आंसर मिला कि नहीं मिला। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं अगला। न्यूटन के द्वितीय नियम के आधार पर सिद्ध कीजिए संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर होती है। तो देखिए, संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर हो गई। तो संवेग परिवर्तन पहले देखो क्या है, ये मैं लिख लूं F = ma, ये हो गया।
m लिख लीजिएगा। और वेग परिवर्तन अभी तुमने बताया, क्या बताया बेटा, ये कहा वेग परिवर्तन निकालना होगा तो लास्ट वाले में से पहले वाले को घटाएंगे, ठीक है, और अपान ये डेल्टा टी समय हो गया। तो F इज इक्वल टू कितना हो गया है, आएगा ये लिखिए एम वी माइनस एम यू कर लीजिएगा अपान डेल्टा टी, ठीक है। अब देखो ये क्या है, संवेग परिवर्तन की दर ही तो है, संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर हो गई, ठीक है। या इसको यहां से आप ले जाइएगा, ये P इक्वल क्या होता है, m इंटू वी कर लीजिएगा, तो P1 इक्वल हो जाएगा एम यू और P2 हो जाएगा कितना, एम वी हो जाएगा। अब इसमें से आप P2 में से P1 घटा दीजिएगा, डेल्टा टी से भाग करिएगा, सीधा वही आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहां पर क्या पता चल गया, संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर है। अगला जो दिया हुआ है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है, तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम ये बताता है, अभी हमने इसी में लिखा था F समानुपाती m1 m2 अपान आर स्क्वायर, या F इक्वल कैपिटल G m1 m2 अपान आर स्क्वायर, ये हो गया। अब यहां पर ये आगे थोड़ा ये बताया गया, इस नियम के द्वारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक और गुरुत्वीय त्वरण में संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है। तो ये संबंध होता है स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर, ये है स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए। संवेग क्या है, संवेग है किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है संवेग। त्वरण क्या है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यहां पर थोड़ा प्रिंटिंग प्रॉब्लम है, यानी कि यहां पर होना चाहिए उत्प्लावन बल। तो उत्प्लावन बल क्या होता है, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो वह द्रव वस्तु पर ऊपर की तरफ एक बल लगाता है, इसे कहते हैं उत्प्लावन बल। तो ये हो गया भौतिक विज्ञान का हिस्सा। अब आता है गलन, क्वथन और वाष्पन तथा हिमायन का उदाहरण देना है। गलन के कौन सी क्रिया होती है उसका उदाहरण क्या है, क्वथन क्या है, वाष्पन क्या है और हिमायन क्या है, सबको आपको बताना है। गलन जैसे बर्फ को आप रख दीजिए और धीरे धीरे क्या हो जाए, पिघलना स्टार्ट कर दे, गलन हो गया। क्वथन क्या है, पानी को आप रख दीजिए गैस के ऊपर, माने बर्तन में पानी रखिए, ऐसा नहीं पानी को कहाँ रख देंगे भाई, बर्तन के में पानी रख दीजिएगा, उसको गैस पे रख के गैस को ऑन करिएगा। जब पानी के अंदर बुलबुले खूब उठने लगे, खौलने लगे, ठीक है, वो क्रिया क्या कहलाती है, क्वथन कहलाती है। और वो कब होता है, जब वायु का वायुमंडलीय दाब वाष्प दाब के इक्वल हो जाता है तो क्वथन होता है। वाष्पीकरण क्या है, इसको प्रभावित करने के कारण क्या है वो आपको बताना है कि वाष्पीकरण क्या है और इसको प्रभावित करने के कारण कौन कौन से, किससे वाष्पीकरण प्रभावित होता है। फिर यौगिक और मिश्रण के 6 अंतर आपको लिखना है, 6 यौगिक क्या है और मिश्रण क्या है। देखिए यौगिक क्या है, उनकी निश्चित मात्रा में मिलाई, उनका जो है कॉम्बिनेशन होता है। मिश्रण में आप ऐसे मिला दीजिए जैसे आप खिचड़ी बनाते, सबसे अच्छा उदाहरण है। आप उस पर थोड़ी भी दाल डालेंगे तब भी काम चलेगा, थोड़ा और बढ़ा देंगे तो और भी काम चलेगा, ठीक है। तो ये है मिश्रण। और यौगिक मतलब वो फिक्स होगा कि उसी रेशियो में ही आपको मिलाना पड़ेगा। फिर है द्रव्य क्या है, ठोस, द्रव और गैस में अणुओं की विशेषताएं क्या हैं। द्रव्य किससे कहते हैं, आपको पता है क्या है द्रव्य। ठोस क्या है, ठोस के अणुओं, ठोस के जो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है, इनके बीच में गैप कम होता है, इसलिए उसकी आकार और आकृति फिक्स होती है। द्रव में जो अंतराणुविक बल होता है वो थोड़ा सा कम होता है, उनके अणुओं के बीच में गैप ज्यादा होता है, इसलिए उसका आकार तो अनिश्चित होता है लेकिन आयतन फिक्स होता है। द्रव को आप एक से गिलास में रख देंगे उसमें भी आ जाएगा, एक बोतल में रख देंगे उसमें भी आ जाएगा, एक प्लेट में डाल देंगे तो उसकी का वो रूप ग्रहण कर लेगा। अब बात करते हैं गैस में। तो गैस के अणुओं के बीच जो अंतराणुविक बल है, आकर्षण बल, बिल्कुल ही नगण्य होता है, बहुत ही कम होता है, इसलिए उनको जैसे छोड़ेंगे आप बर्तन से वो तुरंत अपने आप
वायुमंडल में मिल जाएंगी, भागना शुरू कर देंगी। ठीक है, तो ये थी इनकी कुछ विशेषताएं। अब ये देखिए खंड उपखंड गा है जो है रसायन विज्ञान का हिस्सा। इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया का सचित्र वर्णन करना है, उसके कार्यों को बहुत अच्छे ढंग से लिखना है। माइटोकॉन्ड्रिया का जितना अच्छा चित्र बनाएंगे उतने ही अच्छे आपको नंबर यहां से मिलेंगे। फिर रुधिर क्या है, इसके घटक कौन कौन से हैं, रुधिर कणिकाओं के प्रकार कौन है, उनके कार्य क्या है, तो रुधिर के विषय में लिखना है, उनके पार्ट, उनके घटक कौन है। ठीक है, और रुधिर कणिकाओं के प्रकार लिखने और साथ में उनके कार्य क्या हैं। तो एक लाइन में समझिएगा, रुधिर जो है हमारे शरीर में पोषक तत्वों को, ऑक्सीजन का और रोगों से लड़ने की सब कुछ क्षमता किसके अंदर होती है, रुधिर के अंदर होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का परिवहन, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन ऊपर से पैर तक, यानी सर से लगा के पैर तक सब जगह ऑक्सीजन को जो भेजने का काम करता है, कौन करता है, रुधिर करता है। फिर वर्गीकरण विज्ञापन क्या है और इसके जनक कौन है, और हमें वर्गीकरण करना क्यों आवश्यक है। यानी देखिए, वर्गीकरण तो बहुत आवश्यक है और बिना वर्गीकरण के किसी भी चीज को अच्छे ढंग से व्यवस्थित नहीं किया जाता है। जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं तो क्लास में भी एक कैटेगरी बांट दी जाती है कि भैया सबसे अच्छे वाले लड़के हैं, ये थोड़ा उससे से कमजोर है, ये थोड़ा उससे कमजोर है, ये तो बहुते बदमाश है। ठीक है, यानी हमारे कहने का एक उदाहरण है कि वो काम कुछ नहीं करेंगे, बातें बहुत करेंगे। ठीक, तो एक कैटेगरी बांट दी गई, उसी इस कैटेगरी के आधार पे आप के सर जो हैं आपको ट्रीट करते हैं। जो अच्छे लड़के होते हैं उनको थोड़ा बता दिया, ज्यादा काम दे दिया कि बेटा इसको करके लाओ, वो अगले दिन दिखा देते हैं, अरे लीजिए सर। और जो थोड़ा उनसे कम, वो थोड़ा उसमें पूछेंगे, भैया इसमें बता दीजिएगा। और जो वैसे वाले हैं आने जाने वाले, वो ये कोई बहाना बता देंगे, सर ये आज तो हम कर ही नहीं पाए, सो गए, कॉपी घर में रह गए, कहीं भूल गए, दोस्त मांग के ले गया कॉपी, वो 70 बहाने बता देंगे कि सर कुछ हमसे पूछे ना और बैठाल दे स्वयं। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण। ठीक, अब इसको अपने हिसाब से भाई और अच्छे ढंग से लिखना है। अंतर बताना है, स्नायु और कंडारा में क्या अंतर है, आस्थि और उपास्थि, थोड़ा सा करेक्शन है इसको, तो ये करिएगा, अस्थि और उपास्थि में अंतर क्या है, रेखित और अरेखित पेशी में अंतर, डिफरेंस लिखना है, क्या क्या अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर तैयार करिएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। फिर लास्ट में आता है क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में मुख्य अंतर लिखना है, वो भी 6 अंतर आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको भाई पेपर का सारांश हमने बताया है। पूरा पेपर तो नहीं हल करके बताया, क्योंकि आधे घंटे का में पूरा पेपर तो बताया ही नहीं जा सकता, बस आपको समझाया जा सकता है कि इसमें क्या क्या आपको करना है। ठीक है, तो फिर इसको आप दोबारा जरूर देखिएगा, अपने यार दोस्तों को शामिल जरूर करिएगा, क्योंकि जितने लोग पढ़ने में शामिल होंगे उतना ही फायदा आपका होगा। ठीक है, और हमारा क्या फायदा होगा, आपका ये भी है, क्योंकि जब ज्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे तो उनके ज्यादा हमारे पास कमेंट आएंगे, और कमेंट देखिए अच्छे और खराब भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं सब अच्छे ही कमेंट आएंगे, कुछ सुझाव भी आएंगे, तो उनको हम जरूर फॉलो करेंगे और आने वाले वीडियो में उनमें हम जो है उनको सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे चैनल के माध्यम से ये लगातार प्रयास होता है कि आपको बेहतर शिक्षा दी जाए। ठीक है, कोई घुमाने वाला काम ना किया जाए, एकदम साफ बात की जाए। यहाँ पर कोई बढ़ा चढ़ा के, जो भी सर पढ़ाते हैं, कोई आपको एडिशनल कोई बढ़ा चढ़ा के बात नहीं करते हैं, सिर्फ टॉपिक के बात पर होती है, मुद्दे की बात होती है। पढ़िए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप भी इंतजार करिए अगले वीडियो का, और हम भी इंतजार करते हैं कि नए सेशन में, यानी अगला वीडियो हम आपके लिए और बहुत अच्छा मॉडल पेपर या कोई और चीज़, कोई अच्छा टॉपिक लेकर आपके लिए आएंगे। तब तक के लिए फिर धन्यवाद।